जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमेंद्र एकेडमी। आज जो हम लोग देखने वाले हैं सीटेट 2026 का सालर पेपर है जनवरी 2023 का, जो कि संभवतः 2026 के एग्जाम में आ सकता है या इस तरीका से प्रश्न पूछे जाएंगे। PYQ क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे पहले पूछा गया है। इसलिए आपको PYQ क्वेश्चन ज़्यादातर देखने हैं। मेरा प्रयास यह है कि लगातार यह वीडियो आता रहे और इसी क्रम में आज जो देखने वाले हैं जनवरी 2023 का, जो कि सामाजिक अध्ययन SST का टॉपिक है। ठीक है, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। इसमें कुछ कूट वाले प्रश्न भी है, तो कूट वाले प्रश्न के लिए मैं अलग से PYQ क्वेश्चन करके लाऊंगा जिसमें सिर्फ कूट वाले प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो चलते वीडियो की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। पहला प्रश्न है, मध्यपाषाण युग को निम्न में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया? बताओ, मध्यपाषाण युग को किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया? घास वाले मैदान बनाना, अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनाना, अत्यधिक वन उन्मूलन या ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। जैसे कि आप सभी सुनते हैं कि मध्यपाषाण काल है, नवपाषाण काल है, पाषाण युग है, तो ये जो समय है इसमें जो परिवर्तन हुआ है उसे किस नाम से या किस से अंकित किया जाता है, ये पूछा गया है। आंसर क्या रहेगा? अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना। अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना मध्यपाषाण युग जिसे परिवर्तन अंकित किया गया है। ये प्रश्न ना आपके एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना, स्टार मार्कर। यहाँ पर टिप में देखते हैं, अगर ऐसा पूछा जाए कि मध्यपाषाण युग का समय कब से कब है, तो फिर आपको लगाना है इनका जो आरंभ है लगभग 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक के बीच को कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिलते हैं? बताइए, किस बंदरगाह में जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, यानी कि जो संगम कविता है उसमें इस बंदरगाह का उल्लेख मिलता है। पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। पूर्वी तट पर, जैसे ये हमारा भारत देश है तो इधर क्या है? पूर्वी तट है, इधर पश्चिमी तट है। तो आंसर क्या रहेगा? पुहार। पुहार इसका आंसर सही रहेगा। कहीं कहीं पर आपको मदुरै भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप गूगल में जाकर सर्च करोगे कि संगम कविताओं में से कौन से बंदरगाह के बारे में उल्लेख मिलता है तो आपको पुहार दिखेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में देखते हैं। इसे कावेरी पट्टिनम भी कहा जाता है। यह प्रारंभिक चोल साम्राज्य का एक प्रमुख और समृद्ध बंदरगाह था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? यानी कि जो सिख शासन काल हुए उसमें किसानों को ये कहा गया कि जो भी जितना उत्पादन होता है, मान लो 100% उत्पादन हो रहा है, इसमें से 20% यहाँ सिखों को देते थे और इसके बदले में ये जो सिख है वह किसानों को संरक्षण देते थे। तो इसे किस नाम से कहा गया है? क्या जाएगा इसका आंसर? राखी। इसे राखी कहा गया है। ठीक है, यहां पर देखते हैं टिप करके मैंने कुछ अतिरिक्त जानकारी भी इसमें लिखा है कि 18वीं सदी के इस व्यवस्था की वैकल्पिक रूप से जमादारी व्यवस्था कहा जाने लगा, है ना। मतलब ये जो राखी व्यवस्था है इसे 18वीं सदी में जमादारी व्यवस्था के रूप में कहा जाने लगा। इसे किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? पहले के समय में जो विधवा होते हैं वो लोग क्या है, पुनर्विवाह नहीं कर पाते थे। भाई कई बार होता क्या, पहले के समय 15 साल 20 साल 10 साल में शादी होता था। माँ जो 15 साल की कोई लड़की विधवा हो गई तो वो शादी नहीं करेगा, ऐसा पुराने समय में रीति रिवाज था। तो यहाँ पर एक महान समाज सुधारक हुए जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों का या प्राचीन ग्रंथों के उदाहरण से समझाया है और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने अपनी बात रखी है।
आंसर क्या रहेगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखो ये जो है ना आपको याद रखना है, ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत था और इस चीज को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार भी किया है कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। इसीलिए 1556 में विधवा पुनर्विवाह की एक एक्ट लाया और जिसके तहत यह अनुमति प्रदान किया गया और इसे एक कानूनी रूप दिया गया। ठीक है। पांचवा प्रश्न, बंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? बंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, पर्दा प्रथा का उन्मूलन या बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन? क्या हो सकता है? आंसर आ जाएगा जाति प्रथा का उन्मूलन। आप देखना 1840 में जो गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य, उस समय ना एकदम से जाति व्यवस्था विद्यमान था, यानी कि ये कुछ अगड़ी जाति का है, ये पिछड़ी जाति का है, ये छोटे जाति का है, ये बड़ी जाति का है। तो ऐसे जाति व्यवस्था जो कुर्तियों के रूप में वहां पर विद्यमान थी, उसे दूर करना इनका उद्देश्य था 1840 में गठित परमहंस मंडली का। हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? बताओ कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? दोस्तों एक चीज याद रखना, जो हम सामान्य रूप से देखते हैं, छल्ले किससे बना है? छोटे छोटे पत्थर से या छोटे छोटे ग्रह से, उपग्रह से, बहुत सारे है ना। जैसे कि हम लोग एक चीज देखते हैं शनि ग्रह का, तो शनि ग्रह के चारों ओर क्या छल्ले हैं? तो क्या सिर्फ शनि ग्रह के बारे में है क्या? नहीं, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो शनि ग्रह में होता है। अब यहाँ पर देखो शनि ग्रह लगभग सी में ऑप्शन में नहीं है, ये कट गया है ना। इसका मतलब ए, बी या डी हो सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस। आप देखना बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस में छल्ले हैं। ज्यादातर दिखाई हमको शनि ग्रह का दिखाई देता है, लेकिन बृहस्पति और यूरेनस में भी छल्ले पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है, बताओ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 अंश देशांतर के साथ, 90 अंश देशांतर के साथ, 0 अंश देशांतर के साथ या 0 अंश अक्षांश के साथ? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 अंश देशांतर के साथ में। देखो यहाँ पर क्या है, 1884 में वाशिंगटन में हुई संधि के पश्चात 1880 देशांतर के लगभग एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई थी। ठीक है। अगला, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? बताइए, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? आप देखना, जैसे कि हमारे भारत देश का नक्शा है, तो आपके पास मैप होगा, तो मैप कितना बड़ा रहेगा? छोटा सा रहेगा, 2 फीट या 2 बाई 2 का, इतना ही रहता है ना। तो उसमें 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाना है, तो कितना छोटा छोटा रहेगा? बहुत ही छोटा। अच्छा, उसमें भी मुश्किल से एक अपना अपना राज्य का जो राजधानी वही दिखता है। इसका मतलब है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? क्या रहेगा? गांव और शहरी इलाके दर्शाते हैं। अब इतने बड़े हो गए, अब मान इसी को मान एमपी को लेना है, तो एमपी का साइज बढ़ गया, या एमपी का एक छोटा सा जिला का ही मैप तैयार करना, बड़ा मैप है ना। अब जिला का तो मैप बड़ा ही रहेगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा छोटा से छोटा जो गांव रहता है, शहर रहता है, उसके रास्ते रहते हैं, उन सभी का वर्णन होता है। तो बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं ना, उसमें गांव और शहरी इलाके को भी दर्शाता है। अब छोटे पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं उसमें प्रमुख प्रमुख जगहों के बारे में दर्शाता है, बाकी जगह को नहीं दर्शा पाता। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। बताओ, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया है, आप पहले पढ़ो, वीडियो को पॉज कर लेना, फिर इसमें से आंसर लगाने का प्रयास करना। ये रहेगा महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान। अब देखते हैं यहाँ पर
ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्षेत्र में चलने वाले व्यापारिक हवाएं अपनी नमी को पूर्वी भाग में ही निकाल देती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नदी का मुहाना क्या होता है? बताओ, नदी का जो मुहाना है वह क्या होता है? क्या होता है? एक चीज देखो, जैसे कि ये नदी है, अब इस नदी के साथ साथ कोई दूसरी नदी इसमें समाहित हो जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? मुहाना। इसका मतलब है कि वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, चाहे वह समुद्र में हो, चाहे वह नदी में हो, चाहे वह नाला में हो या खेत खलिहान में हो, उसे क्या बोलते हैं? मुहाना बोलते हैं। आंसर सी रहेगा। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यह प्रश्न आता है खनिज संसाधन से। देश में कोयले का अग्रणी उत्पादक सबसे बड़ा चीन रहेगा। चीन जो है सबसे ज्यादा है। जैसे कि एक औसत बता रहा हूं, मान लो 3000 मीट्रिक टन मान लो होगा, है ना, इससे ज़्यादा होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मान लो 3000 मीट्रिक टन है तो उसके एवज में सेकंड पोजीशन पर भारत है। तो भारत का कितना है? मुश्किल से 600 मीट्रिक टन है ना। तो आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो है वह चीन है, सेकंड नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया है और चौथे नंबर पर है अमेरिका है। विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। बताइए, विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधन को निम्न में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंसर क्या रहेगा? संभावित संसाधन। अच्छा, कैसे संभावित संसाधन? जैसे कि अभी पेट्रोलियम पदार्थ है, कोयला है, ये हमारे ऊर्जा प्रदान करते हैं हमको, ठीक है, ये जो है खनिज संसाधन है। लेकिन भविष्य के संभावित ऊर्जा क्या हो सकता है? सौर ऊर्जा, है ना, यूरेनियम का ऊर्जा बहुत बड़े क्षेत्रों में। तो ये जो है भविष्य का ऊर्जा है, जो कि एक संभावना है कि इससे जो है ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है या इसे जो है ऊर्जा के रूप में बाद में हम उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए इसका आंसर संभावित संसाधन के तौर पे रहेगा, जो कि बी में है। ऐसी कृषि जिसे पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारों और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती हैं? यानी कि ऐसे किसान जो अपने पशुओं के लिए, जैसे कि चारे की व्यवस्था है या पानी की व्यवस्था है, इसके लिए वहां एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए घूमती हैं, उसे क्या बोलते हैं? चलवासी पशु चारण। मान लो जाए एक शब्द आता है, एक स्थान को कृषि करके छोड़ दो फिर दूसरे स्थान पर चले जाओ, ये क्या है? ये जो होता है स्थानांतरित कृषि होता है। लेकिन यहाँ पर पशुओं की बात की है तो आंसर रहेगा सी नंबर, चलवासी पशु चारण। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है खालिस्तान का। बताओ, भारत का राष्ट्रपति जो होता है ना, वो मुखिया होता है, किसका होता है? राज्य का, सरकार का, संसद का या संघीय कार्यपालिका का? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे स्टार मार्क लगा लो। आंसर रहेगा राज्य का। अब यहां पर देखो, घूमने वाली बात है भाई, राज्य का प्रमुख तो राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति तो पूरे देश का प्रमुख होता है, केंद्र का प्रमुख होता है, लेकिन यहां पर राज्य लिखा है, ऐसा क्यों? तो एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति जो होता है ना, वह देश का संवैधानिक प्रधान भी होता है। वह भारतीय संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, इसीलिए यहां पर आंसर राज्य को लिया गया है। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह खालिस्तान कहलाता है। बताओ, सरकार के जो 3 अंग हैं वह भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, यह क्या कहलाते हैं? तो सरकार के 3 अंग कौन कौन से? पहले देखो, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका यानी कि जो कार्य करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री है,
मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, ये क्या है, कार्य करते हैं। तो ये कार्यपालिका की श्रेणी में आता है। विधायिका जहाँ पर विधान बनता है, कानून बनता है, जैसे कि संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, ये सभी आ जाएगा। न्यायपालिका में जहाँ पर ये जो कानून है इनकी व्याख्या होता है, संविधान का संरक्षण होता है, तो इसे न्यायपालिका कहा गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तीनों का भिन्न भिन्न अधिकार पालन करते हैं, क्योंकि यहाँ शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा है। न्याय व्यवस्था का कार्य जो है कार्यपालिका नहीं करेगा, और विधायिका का जो कार्य है वह न्यायपालिका नहीं करेगा। निम्न में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? निम्न में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? आंसर क्या रहेगा? माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, है ना। आपको ना सभी ऑप्शन को पढ़ना है, तभी जाके आंसर लगाना है। मैं तो सीधे तौर पे बता दे रहा हूं। 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना, जिसमें से 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं वहां शिक्षा के अधिकार के अवसर प्रदान करना, यानी कि अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया है। देखते हैं यहाँ पर जो है, ये जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। इसके तहत अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया, जिसमें से 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो जितने बच्चे हैं उसे शिक्षा प्रदान करना है, वो भी अनिवार्य रूप से। 17 नंबर के प्रश्न है, किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? बताओ, कौन से ऐसे भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद के द्वारा पारित कानून को भी रद्द कर सकती हैं? तो सिर्फ एक ही वजह होता है वहां कि जब संसद द्वारा पारित कोई भी कानून होता है वहां संविधान के अगर आधारभूत ढांचे को उल्लंघन करता है, उनके आधारभूत ढांचे का उल्लंघन होता है, तब जाके इसे रद्द करने का अधिकार न्यायपालिका के पास होता है, अन्यथा नहीं है। ठीक है। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर 6वीं से 8वीं तक के बीच में आप देख रहे हैं, जो सामाजिक विज्ञान का पुस्तक होता है उसमें टॉपिक कौन कौन से रहते हैं? एक तो होता है इतिहास रहता है, एक उसमें भूगोल भी रहता है, एक उसमें राजनीतिक विज्ञान भी रहता है, और एक उसमें अर्थशास्त्र रहता है। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। कक्षा 6-8 के लिए एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। बताओ, कहने का मतलब ये है कि कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए जो एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, उसके इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। क्यों? क्योंकि लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न भिन्न था। ठीक है भाई, अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग उसका अतीत रहेगा, अलग अलग समूह है तो अलग अलग समूह का अलग अलग अतीत रहेगा। 20 नंबर के प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहयोगी अधिनियम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है? बताओ, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है, क्या हो सकता है? कुछ समूहों की निगरानी करना और जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना, ये आंसर सही रहेगा। अगला, आगमनात्मक अधिगम निम्न में से किस विधा का विरोधाभासी है? आगमनात्मक अधिगम किस विधा का विरोधाभासी है? ये प्रश्न पूछा गया है, स्टार मार्क लगा लो। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपके मतलब जो वो सामने बताता है ना आंसर, आपको उसी को लेकर चलना है। इसका आंसर रहेगा अनुकरण। अनुकरण आंसर सही रहेगा। 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा
रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे खाली स्थान के उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। बताओ किसमें उल्लेखित किया जा सकता है? जनसाधारण की कानून बनाने की प्रक्रियाओं में उल्लेखित किया जा सकता है। करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है। मतलब करके सीखना मतलब कोई ऐसा काम जो खुद को करना है और खुद करते करते उस चीज को सीखना है। परियोजना विधि के लिए आप देखना, जैसे कि परियोजना विधि होता है, ठीक है। परियोजना विधि जैसे कि प्रैक्टिकल देते हैं सर लोग, जैसे कि विज्ञान में है, भूगोल के अंतर्गत है, कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत है। तो इसमें क्या रहता है कि एक परियोजना देते हैं, एक टास्क देते हैं कि आपको ये काम करना है और करके दिखाना है। तो इससे क्या है कि वो बच्चे तो करते ही है, साथ ही करते करते वहाँ सीखते हैं। तो सी ऑप्शन सही रहेगा परियोजना विधि के लिए। एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा भाग बनती है। बताओ, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की जो गतिविधि है हिस्सा या भाग बनती है। किसका भाग बनती है? योगात्मक आकलन का यहाँ भाग बनती है। निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? क्या हो जाएगा बताओ? योगात्मक आकलन है कि नैदानिक आकलन है कि प्लेसमेंट आकलन है या शैक्षणिक आकलन है? आंसर रहेगा क्या हो सकता है इसका आंसर? ये रहेगा दोस्तों प्लेसमेंट आकलन। जैसे कि आकलन और मूल्यांकन का प्रारंभिक उद्देश्य छात्रों के अधिगम में सुधार करना। आकलन के रूप में शिक्षक छात्रों को वर्णनात्मक प्रक्रिया प्रदान करते हैं जो सुधार की दिशा में उनके प्रयास का मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा? सी नंबर, प्लेसमेंट आकलन। मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो भारत ने स्वतंत्रता के बाद अपनाया वह किनसे बना था? बताओ। मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोस्तों आपने एक शब्द सुना होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये जो होता है ना, एक सामाजिक या सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के द्वारा होता है। दोनों क्षेत्रों का जो योगदान होता है तभी जाके मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी की विशेषताओं को जोड़ती है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला, अहोम लोग वर्तमान समय के खालिस्तान में आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। बताओ, अहोम लोग वर्तमान समय के खालिस्तान से आकर ब्रह्मपुत्र के घाटी में आ बसे। यानी कि अभी जो ब्रह्मपुत्र के घाटी में बसे हैं वो अहोम लोग हैं। तो आंसर रहेगा लाओस रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अहोम, जिसे ताई अहोम भी के नाम से जाना जाता है, भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र का एक जो क्षेत्र है वहाँ पर जनजाति पाई जाती है। इसे ही कहा जाता है। यह जाति समूह संभवतः 13वीं शताब्दी में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसी है। ठीक है, अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के पश्चात हुआ था? बताओ, अशोक का जो हृदय परिवर्तन है, याद रखना है ये ना 261 ईसा पूर्व की बात है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था जिसमें अशोक ने भारी रक्तपात को देखा। हालांकि युद्ध वो जीत गए लेकिन रक्तपात को देखा और इसी से इनका हृदय परिवर्तन हुआ कि अब जो है युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि युद्ध से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। कलिंग युद्ध को इनके हृदय परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। 29 नंबर का प्रश्न है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य गुर्जर प्रतिहार निम्न में से किस क्षेत्र में शासन करते थे? दोस्तों आपको ना जब भी ऐसा प्रश्न आता है राजपूताना या गुर्जर प्रतिहार का, आपको आंसर लगाना है राजस्थान क्षेत्र में, जो कि गुजरात और राजस्थान आ जाएगा। ठीक है,
अब अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर बताना है। प्रश्न क्या है कि गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी किसने लिखी है। एक पुस्तक का नाम है गुलामगिरी जिसका अर्थ ये होता है कि गुलामी। तो यह पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले या राजा राम मोहन राय। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के संग। थैंक यू।